सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव, भारत बाज क्यों नहीं आ रहा? अब ऑपरेशन महादेव की मद के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऐलाने जंग कर दिया गया है? किन लोगों को चुन चुनकर जेलों से बाहर निकाल कर अब इनकाउंटर किया जा रहा है? इसकी हकीकत क्या है? वो हकीकत जो कि भारतीय सरकार अपनी आवाम को नहीं बता रही है, अपनी आवाम से सच को छुपाया जा रहा है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे मुस्लिम दुनिया का वो पहला 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट जिसके खरीदार पहले से ही आ चुके हैं। अभी उसने पहली उड़ान नहीं भरी है, अभी उसके प्रोटोटाइप्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क खरीदार बन के सामने आ चुका है। 10 अरब डॉलर्स की जो डील्स हैं वो लॉक हो चुकी हैं। ये तैयारा आपको समझ आ चुकी होगी। मैं बात कर रहा हूँ कान फाइटर जेट की। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसका नया खरीदार कौन होने वाला है, उसके अलावा इसको कौन खरीद सकता है, और इसके बाद दोस्तों HQ-19 के बाद अब HQ-29 क्या पाकिस्तान आ सकता है? HQ-29 जो है वो HQ-19 से भी 2 हाथ आगे है। दोस्तों, ये वो दिफाई निज़ाम है जो कि दुनिया के टॉप नॉच मतलब टॉप 3 दिफाई निज़ामों के अंदर तस्वुर किए जाते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये आपकी जो खला है, आपकी जो स्पेस है, वहाँ पर भी दुश्मन का मुकाबला करते हैं। दुश्मन की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं? अब जो चाइना है उसने अपनी आर्मी के हवाले ये क्या खतरनाक चीज़ कर दी है, ये क्या बला चीज़ है, इसकी क्या खसूसियात हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि रशिया का S-400 हमारे हमसायों में आ चुका है। दोस्तों, रशिया, आप सोच रहे होंगे कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि S-400 अमूमन वहीं पे जाया करता है, लेकिन अब वहां पर नहीं गया, अब गया है ईरान के पास। जी हां दोस्तों, अब इजराइल को जो है वो टक्कर मिलने वाली है। अब उसके जहाज इतनी आसानी से आकर ईरान की धज्जियां नहीं भगेड़ सकेंगे, वहां पे बमबारी नहीं की जा सकेगी क्योंकि वहां पे S-400 को तैनात कर दिया गया है। उसकी टेस्टिंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इन तमाम तर खबरों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 22 अप्रैल से, जब ये पहलगाम वाकया हुआ था। उसके बाद से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद शवाहिद दुनिया के सामने ऐसे रखे थे जो कि ये बात बता रहे थे कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने चंद अफराद की जो शक्लें हैं वो चलाई मीडिया के ऊपर, उनके स्केचेस चलाए और कहा कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से आए और इन्होंने वहां से तरबियत हासिल करने के बाद पहलगाम वाला वाकया किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इनकी अपनी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने इस बात को डिनाई कर दिया कि शुरू में हमने जिन तस्वीरों को चला के और पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाल के एक दुनिया की बड़ी जंग का आगाज किया था, वो तस्वीरें गलत हैं। ये इनका अपना क्लेम है। इन्होंने खुद माना था इस बात को कि जो तस्वीरें चलाई गई वो पाकिस्तान के रिहायशी तो जरूर हो सकते हैं, पाकिस्तान से एसोसिएट तो उनको किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पहलगाम वाकया नहीं किया है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद ये तहकीकात आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। उन लोगों की शिनाख्त नहीं हो सकी जिन्होंने ये काम किया था, और आज हो क्या रहा है, ऑपरेशन महादेव का आगाज कर दिया गया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भी पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया है। इसके अंदर हो ये रहा है कि पाकिस्तानी जो कि भारत की जेलों के अंदर कैद हैं उनको निकाल के लाया जा रहा है और लाकर कश्मीर के अंदर एक फेक इनकाउंटर अरेंज करके और उनको मारा जा रहा है। आज ये खबर आती है कि 3 जो फाइटर्स हैं वो मारे गए हैं। मारे कैसे गए हैं? जो फाइट हुई, दरमियान में फायरिंग का तबादला हुआ और उसके नतीजे में उनकी जान चली गई। और उसके बाद कहा जाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने पहलगाम वाकया किया था। मतलब आपको पता नहीं है वो है कौन थे, आप लोगों ने आज तक उनकी शिनाख्त नहीं की है, इनका अपना मीडिया कहता है, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्टली उनको मार दिया। ऑपरेशन महादेव ये है कि पाकिस्तानियों को जेल से निकालो और वो पाकिस्तानी जो कि भारत की जेल के अंदर मौजूद हैं निकाल कर बाहर कश्मीर में ले जाकर मार डालो और इस वाले पहलगाम वाले वाक़ये के साथ एसोसिएट कर दो और उनका केस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये तो बात हो गई ना हमारा वाला पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इनका अपना सुनिए। इनके अपने जो वज़ीर दाखिला हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने नया इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। और ये साबक भारतीय वज़ीर दाखिला हैं जिनका नाम पी चिदम्बरम है, और उन्होंने ये बात कही और एक ज़ोरदार तमाचा मारा भारतीय सरकार के मुंह के ऊपर
और उन लोगों के ऊपर जो कि पाकिस्तान को एक तो दहशतगर्द कहते हैं और पहलगाम वाक़ई के पीछे जो है वो मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब देखिए उनके अपने लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला है चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बेसिकली ये बात की है और कहा है कि हुकूमत बगैर सबूत के बुनियाद पर कैसे ये दावा कर सकती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे, और अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। अपने लोग अब सवाल उठा रहे हैं कब तक वो इनका जो झूठा गोदी मीडिया का बयानिया है वो बाय करते रहेंगे। अब उनका भी जो है वो सब्र का पैमाना वो लबरेज हो चुका है। वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अपने फौजी जो हैं, फौजी जर्नैल जो हैं, वो इनके ऊपर बहुत से सवालिया निशान पहले ही लगा चुके हैं। अब इनके जो सियासतदान हैं, ये नहीं कि ऑपोजिशन वाले, इनके अपनी पार्टी के जो सियासतदान हैं वो भी इनके ऊपर इस तरह के सवालात उठा रहे हैं जिनके इनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। दोस्तों ये तो थी पहलगाम वाक़ये की कहानी और ऑपरेशन महादेव की। लेकिन अगर हम बात करें HQ-29 की, जिसके हवाले से अब खबर सामने आई है कि चाइना ने इसको अपनी आर्मी के हवाले कर दिया है और इसको तैनात कर दिया गया है। दोस्तों HQ-29 और HQ-19 मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर स्टेज का फ़र्क है और ये दोनों खला के अंदर जाकर दुश्मन की जो सैटेलाइट्स हैं उनको हिट कर सकते हैं, जो कि मज़मूम मकासद के लिए छोड़ी जाती हैं खला के अंदर, और इनकी जो रेंज है उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। HQ-29 जो है वो मिड कोर्स के अंदर ही जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको मार देता है, मतलब उसको पास भी नहीं आने देता, और ये दुनिया के टॉप 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनके अंदर शुमार किया जा रहा है। और इसकी अगर खसूसियात की बात करें तो ये मैक 18 की स्पीड रखता है दोस्तों, आवाज़ की रफ्तार से भी 18 गुना तेज़, और इसकी जो स्पीड है वो आप यूँ कह लीजिए कि 22,000 किलोमीटर पर आवर की जो है वो बताई जा रही है। और इसकी जो रेंज है, ऑपरेशनल रेंज है, वो हॉरिजॉन्टली 2000 किलोमीटर है और वर्टिकली 1500 किलोमीटर तक ऊपर जाकर जो है ये हिट कर सकता है और मिसाइल को अपने पास में नहीं आने देता। ये नहीं कि सिर्फ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही हिट कर सकता है, बल्कि ये जो ICBM होते हैं, मतलब कि बैनुल बरे आज़मी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनको भी हिट कर सकता है। और यूं ये तमाम तर जो हमारे खित्ते के अंदर बड़े बड़े चौधरी बने फिरते हैं, अपने अपने मिसाइल लाते हैं। भारत अग्निवीर लेकर आना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, हिट करना चाहता है पाकिस्तान को। अगर ये पाकिस्तान के पास आ गया HQ-29 तो उनके ख्वाब वहीं पर चकनाचूर हो जाएंगे। इंतज़ार है जब हम HQ-19 एक्वायर कर लें और उसके बाद हमारे जो अस्करी माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर हम लोग HQ-29 की तरफ भी मूव कर जाएँ, हम लोग वो भी ख़रीद लें। दोस्तों इसी के साथ मज़ीद अगर बात करें तो हमारे हमसायों के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट कुछ इस तरह से कि S-400 का एक टेस्टिंग के लिए यूनिट भेज दिया गया है और ईरान को रूस का S-400 दिफाई निज़ाम मिल चुका है। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि तवील फासले तक मार करने वाला रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जांच के लिए ईरान में तैनात किया गया है और ये तजुर्बा इस्फहान शहर के करीब किया गया है। मतलब दौरान जंग उनको ये वाले दिफाई निज़ाम नहीं दिए गए, लेकिन उसके बाद ईरान को इस बात का एहसास हुआ कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कितनी अशद ज़रूरत है। और अब लगता यह है कि जिस तरह से वो चाइना से खुफिया तौर पे कुछ दिफाई निज़ाम ले रहा है, उनसे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हासिल की जा रही हैं, अब J-10C की तरफ भी उनके देखा जा रहा है। तो ऐसे में रशिया से भी अगर वो डिफेंस सिस्टम ले लेते हैं तो फिर इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा वो चीज़ करना जो कि उन्होंने हालिया की, और आते ही पलक झपकते ही उनके जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया और चले गए और मुसलसल करते रहे। ये इसलिए था क्योंकि उनके पास डिफेंस सिस्टम नहीं था, लेकिन अब चूंकि आ चुका है, अभी तक जो S-400 है इसको टेस्ट किया जा रहा है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसका ऑर्डर दिया जाएगा और ईरान इसको एक्वायर कर लेगा और ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी क्योंकि ईरान के पास भी भारत के मुकाबले का जो डिफेंस सिस्टम है वो आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस खित्ते के अंदर हो रही है वो ये है कि कान तैयारा जो कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर बना रहे हैं, मुश्तरका इसके अंदर पार्टनर हैं और आज़रबाईजान भी इनका एक स्टेक होल्डर है, उसके हवाले से एक ऑर्डर आ चुका है। एक बहुत बड़ी डील जो है वो लॉक हो चुकी है। डील है इंडोनेशिया के साथ। दोस्तों इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है और इंडोनेशिया ने तकरीबन 48 जो कान फाइटर जेट्स हैं उनका ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। तुर्किया के अंदर IDEF के नाम से दुनिया का एक बहुत बड़ा जो दिफाई मेला है वो सजा, उसके अंदर बहुत सी कंपनियां आई, मतलब 900 के करीब कंपनियां आई और उन्होंने बहुत से जो मुआहदे हैं
उनके ऊपर बातचीत की और उनके ऊपर दस्तखत किए। उनके अंदर ही अब इंडोनेशिया की कंपनी और जो काम तैयारा बनाने वाली टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके माबैन ये जो डील है वो हो रही है और तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की ये डील बताई जा रही है जो कि इन दोनों ममालिक के माबैन होने जा रही है। क्योंकि अब देखें काम तैयारे के अंदर बहुत तेज़ी आ चुकी है। काम तैयारा आज नहीं, कल नहीं, इस साल नहीं, 2 साल बाद पाकिस्तान और तुर्किया के पास होने वाला है, क्योंकि अब उसके प्रोटोटाइप्स का ऑर्डर दे दिया गया है और जब उसके प्रोटोटाइप्स बताया जा रहा है कि 2026 तक उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, मतलब वो तैयार हो जाएंगे और उसको टेस्टिंग के लिए जो उसका मकसद था वो शुरू कर दिया जाएगा। तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये तैयारे इस खित्ते के अंदर मुस्लिम दुनिया के पास इनका फ़ख्र बन जाएंगे, इनकी इलामत बन जाएंगे, क्योंकि 5वीं जनरेशन का कोई जंगी तैयारा जो है वो मुस्लिम दुनिया के पास नहीं है, अपना तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो है वो वेस्ट आपको देगा नहीं। चाइना पाकिस्तान को दे रहा है लेकिन वो इनमें से किसी और को J-35 तो नहीं दे सकता। रशिया को देने की बातें हो रही हैं लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान है और कौन है उसका बायर, और कोई भी नहीं है। इतना जो भरोसा है वो भी किसी और पर नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइना पाकिस्तान के ऊपर करेगा, पाकिस्तान के पास लेकिन ये वाली ऑप्शन उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और अब देखिए कि ये हमारा एक तरह से इंडिजिनस भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट हो सकती है। 2025 के स्टार्ट के अंदर ही ये खबर सामने आई थी कुछ मीडिया आउटलेट्स की जानिब से कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं, उसके लिए फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में इंडोनेशिया उसका पहला ख़रीदार बन चुका है। पाकिस्तान के पास भी हो सकता है जल्द ही 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा हो और उसके अंदर पाकिस्तान के जो शाहीन हैं वो अपनी परवाज़ भरें। लेकिन इसके अंदर अभी कुछ साल लगेंगे और वो साल जो है देखना अभी बाकी है कि इस प्रोटोटाइप के अंदर कोई खामी तो नहीं निकल के सामने आती या इसकी जो टेस्टिंग है वो कामयाब होती है, तो फिर जो इसकी मैस प्रोडक्शन है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये भारत के अंदर एक दफ़ा सफ़े मातम बिछ जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।